वेलकम टू रैंकेज एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स टीचर विनीता द्विवेदी। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सप्लाई। ठीक है, हमने डिमांड पढ़ा, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सप्लाई। हमने एक कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा कि कंज्यूमर क्या सोचता है ना, प्रोडक्ट को लेने से पहले क्या उसके दिमाग में रहता है, प्राइस को लेके उसके दिमाग में क्या है कि कितनी प्राइस होनी चाहिए। बट अब हम पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर के मन में क्या है। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या चाहता है अपनी प्राइस को लेके, प्रोडक्ट को लेके, वो कैसे सेल करना चाहता है, राइट। तो टुडे वी गोना स्टडी द चैप्टर सप्लाई। नाउ डेफिनेशन क्या है सप्लाई की? व्हेन अ सेलर, ठीक है, एक सेलर जिसको अपना प्रोडक्ट सामान सेल करना है, इज विलिंग and able to sell a fixed quantity of a commodity at various price in market at a given period of time। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक सेलर है जिसकी इच्छा है, विलिंग मतलब वो चाहता है और वो एबल है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, मैं चाहती हूँ मेरा ये खुल जाए, मैं चाहती हूँ मेरा ये हो जाए, है ना, बड़ी इंडस्ट्री हो जाए, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, राइट। तो एक सेलर है जिसका मन है, उसके पास है भी, उसके पास क्वांटिटी है, प्रोडक्ट है जिसको वो फिक्स क्वांटिटी, मतलब मुझे 10 इस महीने मुझे 10 क्वांटिटी मेरे पेन की बेचनी है, ठीक है, और एक फिक्स प्राइस है कि मुझे इस प्राइस पे, ठीक है, 10 रुपए का मुझे एक पेन बेचना है, 20 रुपए का मुझे एक पेन बेचना है। तो प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है, मार्केट भी है और टाइम भी है। गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक महीने के अंदर मुझे 10,000 पेन की सेल करनी है 10 रुपए में, मतलब एक पेन 10 रुपए का। तो ये होता है मेरा माइंडसेट एक सेलर का। क्लियर है? नाउ टू एस्पेक्ट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। ये तो आपको पहले से ही पता होगा, राइट। बट इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है? इट रिफर्स टू सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। एक मेरी पेन की शॉप है, मेरी पेन की इंडस्ट्री है, तो वो एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म है, इंडिविजुअल फर्म, हु इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ फिक्स क्वांटिटी। एक फिक्स क्वांटिटी है कि मुझे इतने ही पेन बेचने हैं, है ना, एक पर्टिकुलर प्राइस में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में इन द मार्केट में। क्लियर है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पर्टिकुलर प्राइस में 10 रुपए का मुझे एक पेन बेचना है, एक ही महीने में बेचना है, मार्केट में बेचना है, ये क्लियर है, राइट। अब स्केड्यूल से समझते हैं। प्राइस ऑफ चॉकलेट्स, अगर मेरी चॉकलेट्स की शॉप है तो मैं चॉकलेट बेच रही हूँ, तो 5 रुपए में मैंने 2 चॉकलेट बेची, ठीक है। 10 रुपए में मैंने 10 चॉकलेट बेची, मतलब ये भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, इसका प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। 2 से 10 हुई, 10 से 20 हुई, बढ़ रही है। अब आप ये सोचेंगे कि मैम अगर हम वहां पे बात करें तो प्राइस बढ़ता था तो डिमांड तो कम होती थी, लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम करता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपोजिट है, वाइट वर्सा। मतलब कैसे? प्राइस बढ़ती है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है, या क्वांटिटी सप्लाइड बोल सकते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड, जो हमको इतनी क्वांटिटी 10,000 पेन हमको सप्लाई करने, तो विच इज क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारी बढ़ती है, मतलब टोटल बोलेंगे प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड एंड दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। दोनों ही बहुत अलग होते हैं। प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होता है, लेकिन प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ता है ना। ये इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि प्राइस भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है। अब ये होता क्यों है? इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये होता इसलिए है, अगर मैं सेलर हूं, ठीक है, तो मैं चाहती हूं कि मेरा बहुत ज्यादा माल बिके और बहुत अच्छी खासी, मतलब अगर मेरा एक पेन बिक रहा है तो मैं 10 में बेच रही थी, है ना, तो एक पेन बिक रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ज्यादा से ज्यादा माल बिके और महंगे उसमें बिके, मतलब ज्यादा प्राइस में बिके, तो मुझे मुनाफा ज्यादा होगा। अब अगर मैं बोलूँ 1 रुपए का, मान लीजिए 10 रुपए का है एक पेन, तो इक्वल्स टू 10 रुपीज, रेवेन्यू मुझे 10 हुआ, ठीक है। अब वहीं पे बोलूँ 20 रुपए का एक पेन है, तो मुनाफा मुझे कितना हुआ? 20 हुआ। मतलब जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी उतना ज्यादा मुझे रेवेन्यू होगा, उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। तो जो सप्लायर है, जो सेलर है, वो ये सोचता है कि मेरी प्राइस भी बढ़े, मतलब मैं ज्यादा महंगा बेचूं और ज्यादा सामान बेचूं, जिससे मुझे प्रॉफिट रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो। तो ये उनकी सोच होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? प्राइस भी बढ़ेगी और क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब हम सप्लाई भी बढ़ा देंगे, महंगा भी करेंगे और सप्लाई भी बढ़ा देंगे। क्लियर है? गॉट इट? ग्राफ में कैसे समझेंगे? 10 था, एक क्वांटिटी बेच रहे थे, 10 पे एक क्वांटिटी बेच रहे थे, 20 रुपए कर दिया, 20 रुपए कर दिया तो
एक क्वांटिटी बेच रहे थे 10 रुपए की, 2 क्वांटिटी बेची 20 रुपए की, तो प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो ऐसा कर करके जो हमारा सप्लाई कर्व है बेटा वो क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या है, सप्लाई कर्व इज अपवर्डली स्लोपिंग। ठीक है, डिमांड कर्व हमारा ऐसे जाता है डाउनवर्ड स्लोप होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड अपवर्ड ऊपर की तरफ होता है। क्लियर है? ओके, नाउ मार्केट सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इट रिफर्स टू सप्लाई ऑफ ऑल इंडिविजुअल फर्म। हमने पहले एक फर्म की बात की थी, अब यहाँ पे 1 2 3 4 सारी फर्म को मिक्स कर देंगे, राइट, कंबाइन कर देंगे। हु इज विलिंग एंड एबल to sell at a fixed quantity of commodity at particular price in a given period of time in the market। डेफिनेशन सेम है कि इतनी क्वांटिटी मुझे इतने टाइम में मार्केट में बेचनी है, इतने प्राइस में, सब कुछ फिक्स है। बट यहाँ पे हम प्लस करेंगे, कैसे प्लस करेंगे, ओके, प्राइस हमारी 5 थी, तो जो ए फर्म थी, ठीक है, फर्म एक, कोई एक फर्म है उसका नाम ए है, तो वो कितनी बेच रहा है बेटा 2, वहीं पे फर्म बी 3 बेच रही है, प्राइस बढ़ी 10 हो गई, क्वांटिटी हमने बढ़ा दी भाई, हम सप्लाई अब ज्यादा करेंगे, ज्यादा प्राइस पे 10 हो गई, इन्होंने बोला हम और ज्यादा बेचेंगे 20 हो गई, तो ऐसे ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब इनका आप मार्केट सप्लाई कैसे बनेगी, मार्केट सप्लाई ए प्लस बी, इसको प्लस कर देंगे। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप प्लीज ग्राफ बनाइए, स्केड्यूल बनाइए, पूरा अच्छे से लिखिए, राइट। 2 + 3 5, दैट इज 2 + 3 5। ठीक है, सब में ऐसे ही करेंगे। नाउ अगर हम ग्राफ देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, इतने प्राइस में इतना क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका ये सप्लाई कर्व हो गया। ठीक है, सेम इसमें भी, सेम इसमें भी, तो सप्लाई कर्व में इतना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको प्राइस क्वांटिटी लिखनी है। क्लियर है? लेकिन ये अपवर्ड ही स्लोपिंग होगा, आप देखिए अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्लियर है? ओके, सप्लाई फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लाई फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मतलब ही होता है कोई दो चीज का रिलेशन बताना, रिलेशनशिप बताना, उसको ही बोलते हैं हम लोग सप्लाई फंक्शन। क्लियर है? इट शोज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रिलेशनशिप बताना, किसके बीच की बताना, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इट। मतलब अगर ये पेन है और मुझे इसको सप्लाई करना है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, इसकी सप्लाई को मतलब इन्फ्लुएंस करेंगे। कैसे? मान लीजिए ये पेन 10 रुपए का है, मार्केट में इसका सब्सिट्यूट है, तो मतलब सब्सिट्यूट गुड्स, अब वो मुझे 5 रुपए का मिल रहा है मतलब कस्टमर को, तो वो क्या लेगा, ये वाला पेन लेगा, वो वाला पेन लेगा, ऑफ कोर्स वो वाला पेन लेगा क्योंकि वो उसे सस्ता मिल रहा है, राइट। और भी है टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी, मान लीजिए मेरे पास बहुत अच्छी मशीन है, तो कम कॉस्ट में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, तो मैं 10 रुपए में बहुत सारे पेन बनाऊंगी और बहुत सारे पेन बेचूंगी। सप्लाई बढ़ेगी तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेडेड है, तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कम लगेगा। ठीक है, मेरे को रॉ मटेरियल कम में मिल रहा है, मशीन भी कम में मिल गई, एटसेट्रा। तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे सप्लाई को, मेरे प्रोडक्ट के सप्लाई को अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, वो ये है। क्या है? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे क्या क्या है, आगे पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, पहला बात करें, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस प्रोडक्ट की सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, वो खुद की प्राइस है, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। ठीक है, खुद की प्राइस है। खुद की प्राइस कैसे? इस पेन का 10 था, ठीक है, अभी हम लॉ ऑफ डिमांड के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, बट लॉ ऑफ सप्लाई के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो इस पेन का अगर प्राइस बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल कोरोना में क्या हुआ था, सारी चीजें महंगी हो गई थी, है ना, सारी चीजें महंगी हो गई थी। अब ये पेन बनाने के लिए मुझे लेबर, मशीन, रॉ मटेरियल, टैक्सेस भी बढ़ गए थे, सब कुछ मिला के पेन बनाने में ही मुझे 10 रुपए लग गए, बनाने में ही 10 रुपए लग गए। अब मुझे मुनाफा भी चाहिए, तो अब इस पेन का प्राइस मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं 15 कर दूंगी। ठीक है, अब मैं इस पेन को 15 रुपए में बेचूंगी। ठीक है, तो अब मैं इस पेन को जब 15 रुपए में बेचूंगी तो मुझे रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, ज्यादा अगर इसकी प्राइस है तो रेवेन्यू ज्यादा होगा, राइट। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है,
इट स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये सारे फैक्टर जितने, अदर गुड की प्राइस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, गवर्नमेंट कितने टैक्स लगा रहा है, मार्केट में पेन बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं, फर्म्स हैं, सबको मैं क्या कर रही हूँ, कांस्टेंट कर रही हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी मुझे सिर्फ मेरी प्राइस से मतलब है, ठीक है। वही लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, when a price of a commodity increases then its quantity supply also increases and vice versa। प्राइस अगर मेरे पेन की 10 रुपए थी, बढ़ रही है, ठीक है, तो मेरी जो सप्लाई है पेन को लेके वो भी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर मेरी प्राइस मेरे पेन को लेके कम होगी तो मेरी सप्लाई भी मेरे पेन को लेके कम होगी, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। रिमेनिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ओनली फोकसिंग ऑन द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। In other words, there is direct relationship, like I told you, direct relationship होती है इनकी, और positive relationship। अच्छा, this is very important, ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि लॉ ऑफ सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव, तो आपको पॉजिटिव बोलना है। क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि ये प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, विच इज पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होती है? जब वो इनवर्स होती है, प्राइस बढ़ी, हमारी प्राइस बढ़ रही है और डिमांड की जो डिमांड हमारी वो कम हो रही है, दिस इज नेगेटिव। क्लियर है? सो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होती है बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो। ओके, assumptions of law of supply। क्या क्या assumption हम लेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के लिए? जैसे कि मैंने बोला कि जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें तो हमको ये हमारे दिमाग में बिठा लेना है कि ये सारे जितने भी फैक्टर्स है वो कांस्टेंट है, वो हमारी प्राइस को अभी इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, हम मान के चल रहे हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। while stating law of supply, the phase keeping other factors constant or ceteris paribus are used, ठीक है। This phrase is used to cover the following assumption on which the law of is based, ठीक है। ये सारे assumptions है, ठीक है, जिसपे लॉ ऑफ सप्लाई हमारा बेस्ड है। क्लियर है? पहला क्या है? प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब जैसे सब्स्टिट्यूट, अगर ये मेरा पेन है, ठीक है, तो बाकी कंपनियां जो पेन बना रही हैं तो उनकी प्राइस सेम रहेंगी, मतलब वो ना प्राइस बढ़ा रहे ना घटा रहे, वो 10 का 10 ही बेच रहे हैं, मैं इसको चाहे 15 कर दूं चाहे मैं इसको 10 कर दूं, तो उनकी प्राइस से मेरे पेन को अफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? नाउ देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, ना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना टेक्नोलॉजी कम हो रही है, टेक्नोलॉजी वैसी ही है, वैसे ही नॉर्मल मशीन्स आ रही हैं, सबके पास एक जैसी मशीन्स हैं, ठीक है। तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन दी सेम, मतलब मेरे पेन बनाने के लिए जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्या क्या होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, मशीन, कैपिटल, ये सारे कांस्टेंट है ना। मैं अपना फर्म में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हूँ, कैपिटल और नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने 10,000 लगाया था मैंने अपने कैपिटल, तो उतनी है, ना मैं बढ़ाऊंगी ना मैं घटाऊंगी, कांस्टेंट है, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। टैक्स लगता है हर चीज में, पेन को बनाने के लिए भी टैक्स लगता है, हर चीज में, रॉ मटेरियल में भी टैक्स लगता है, हर चीज में टैक्स लगता है। तो जो गवर्नमेंट के तरफ से जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो सेम है, कुछ भी अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। फिफ्थ है, गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन दी सेम। गोल क्या हो सकते हैं प्रोड्यूसर के? प्रोड्यूसर के दो ही गोल हो सकते हैं। पहला, या तो वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली बेचे कि मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं कम सेल भी करूं बट मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। दूसरा पर्सपेक्टिव होता है मेरे को प्रॉफिट हो या नहीं हो मुझे मतलब ही नहीं है, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ मुझे मतलब ही नहीं है प्रॉफिट हो रहा है कि मुझे बस सेल पे सेल करनी है, ठीक है, तो मुझे अपनी सेल बढ़ानी है। एक प्रोड्यूसर सोचता है मुझे सेल बढ़ानी है, एक प्रोड्यूसर सोचता है मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है। अगर मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है तो मुझे अपनी सप्लाई को थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे प्रॉफिट से भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है कि मैं सप्लाई बढ़ाऊं, तो मैं सप्लाई बढ़ाने के साथ साथ क्या करूंगी? प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दूंगी, राइट। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। प्राइस 10 थी तो हमारा सप्लाई क्या हो रहा था? 120 यूनिट्स। प्राइस बढ़ी तो हमारा और क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब प्राइस भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, इतनी प्राइस में इतनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, इतनी प्राइस में इतनी क्वांटिटी, इतनी प्राइस में इतनी, तो ये क्या है बेटा?
ये अपवर्ड स्लोपिंग है और ये कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्केव है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ऐसा जा रहा है तो ये बेसिकली कॉन्केव का शेप लेगा, ठीक है। कॉन्केव ऐसे ही होता है, ठीक है, तो ये कॉन्केव का शेप लेगा, तो दिस इज कॉन्केव, राइट, ओके। अब हम देखेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं? एक्सेप्शंस मतलब कि ये सारी चीजें, मतलब लॉ ऑफ डिमांड हमारा कहता है प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, विच इज ट्रू, लेकिन ये सारी चीजों में ये लॉ फेल होगा। एक्सेप्शन है कि ये इतनी चीजों को छोड़ के सब में काम करेगा, लेकिन इन चीजों में काम नहीं करेगा ये लॉ, ठीक है। तो क्या है? पहला, the law of supply does not apply strictly to agriculture products whose supply is governed by natural factors. Example, if due to natural calamities there is a fall in the production of agriculture product like rice or wheat, then its supply will not increase, however high price the price may be। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर मेरी कोई भी नेचुरल कैलेमिटी से, लाइक फ्लड आ गया, कुछ भी आ गया, ज्यादा बारिश हो गई है ना, कुछ भी हो गया, तो मेरी फसल अगर खराब हुई, मेरी राइस वीट जो भी है, मेरी फसल खराब हुई, तो उसमें आप कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप कितनी भी प्राइस कम कर दोगे, कितनी भी बढ़ा दोगे, मैं इतनी ही क्वांटिटी सप्लाई करूंगी मेरे प्रोडक्ट की, राइट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। नाउ एग्जाम्पल, अच्छा ओके, दूसरा है हमारा, दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन विल रिमेन लिमिटेड एवर इफ देयर प्राइस टेंड टू लीव्स। मतलब क्या हुआ? कुछ सोशल डिस्टिंक्शंस मतलब क्या होते हैं? अगर हमारे समाज के लिए कुछ प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, जैसे अल्कोहल, तंबाकू या फिर कुछ सिगरेट, है ना, ये सारी चीजें हमारे सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, तो सोसाइटी क्या बोलेगी कि इसका बैन करो, है ना, इसका प्रोडक्शन बैन करो, लेना बंद करो, ठीक है। अब हम कितनी भी उसकी प्राइस बढ़ा दे, ठीक है, कितनी भी प्राइस बढ़ जाएंगी, तब भी हम उस प्रोडक्ट को नहीं बेचेंगे, बिकॉज इट्स इलीगल देन, राइट। At a given point of time, sellers may be willing to sell more of perishable goods। अच्छा, वेरी नाइस। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? पेरिशेबल कमोडिटी, पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? इवन एट अ लोअर प्राइस। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये बोल रहे हैं कि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम ज्यादा दिन के लिए या ज्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकते, जैसे वेजिटेबल्स, है ना, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, ये सबको हम ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने देखा होगा रात में जो सब्जी वाले नहीं आते बेचने, तो वो बोलते हैं कि आप तो 10 में ही पूरा माल ले लीजिए, 10 में ही पूरे टमाटर ले लीजिए। वो क्यों बोलते? क्योंकि उनको पता है कि यार अगर अभी नहीं बेचूंगा तो सुबह तक तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोअर प्राइस में भी बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्राइस ज्यादा होगी तो ही हम सप्लाई ज्यादा करेंगे, बट यहाँ पे प्राइस कम है तो भी हम अपना सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? नाउ फोर्थ हमारा क्या है? प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, ठीक है। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स मतलब अगर मेरी प्राइस बढ़ी, मैंने मेरी सप्लाई बढ़ा दी, ठीक है, मैंने तो अपनी सप्लाई बढ़ा दी, बस कस्टमर तो ले ही नहीं रहा, कस्टमर को इससे सस्ता पेन कहीं और मिल रहा है तो वो वहां पे जा रहा है, ठीक है। तो अदर रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, अगर पेन वहां पे उनको सस्ता मिल रहा है तो वो वहां से खरीदेंगे, राइट। तो मेरे ऑटोमेटिकली सप्लाई इसकी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी इस प्रोडक्ट की। नाउ गोल ऑफ द फर्म, अगेन गोल क्या होते हैं? या तो आपको प्रॉफिट गेन करना है तो आप अपनी सप्लाई कम कर दो, प्रॉफिट गेन करना है तो सप्लाई कम कर दो। दूसरा गोल होता है फर्म का कि मुझे अपनी सप्लाई बढ़ानी है, ठीक है, मुझे मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा मार्केट में पहुंचाना है, तो अपनी सप्लाई बढ़ाऊंगी, प्रॉफिट कम कर दूंगी कि प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस ऑफ इनपुट। मतलब क्या होता है? डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मान लीजिए कि मुझे जो रॉ मटेरियल है वो बहुत महंगा मिल रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल बहुत महंगा मिल रहा है, सैलरी मेरी बहुत ज्यादा जा रही है ना, और टैक्सेशन सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। अब जब इस पेन को बनाने में मुझे इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसकी जो क्वांटिटी है ना बेटा, वो मैं 10, मान लीजिए 10,000 या 5,000 ही बना पाऊंगी, इसकी क्वांटिटी जो मुझे सप्लाई करनी है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना महंगा है, मैं ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जो कैपिटल है, पैसा है, वो लिमिटेड है। तो मैं इतना अगर इतने महंगा ये पेन बन रहा है तो मैं इसको कम बनाऊंगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लॉ ऑफ सप्लाई तो ये कहता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। क्लियर है?
नाउ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो भाई मैं पेन बनाऊंगी। टेक्नोलॉजी मान लीजिए आप मशीन बहुत अच्छी उसकी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई अच्छी, तो मेरा ये जो पेन है ये बहुत कम प्राइस में बन रहा है, बहुत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस पेन की बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं बहुत सारे पेन बनाऊंगी, बहुत सारे सेल करूंगी। एंड वाइस वर्सा, अगर टेक्नोलॉजी खराब है तो अपोजिट हो जाएगा। नाउ बिजनेस एक्सपेक्टेशन, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है कि उनको बिजनेस किस तरीके से चलाना है, उनको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ज्यादा सेल करना है या कम करना है, वो भी डिपेंड करता है। देन गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, अगर इस पेन में ज्यादा टैक्स लगेगा, ये बहुत ज्यादा महंगा होगा, ठीक है, तो अब मुझे पेन बनाने में जब इतना सारा टैक्स देना पड़ रहा है तो मैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 10,000 से ज्यादा इस पेन का प्रोडक्शन कर पाऊँ, तो मैं मार्केट में भी 10,000 पेन ही पहुंचा पाऊंगी, उससे ज्यादा सप्लाई में नहीं कर पाऊंगी। तो हियर ऑल्सो लॉ ऑफ सप्लाई फेल होता है, इसलिए ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे काम नहीं करता। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हों। चेंज इन सप्लाई, अच्छा, प्राइस ऑफ आइसक्रीम कोन, ठीक है, एंड क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम कोन, मतलब इतनी प्राइस थी, मतलब इतने प्राइस में अगर मुझे इतना मिल रहा था, ठीक है, इतने प्राइस में मैं इतना सेल कर रही थी, तो अगर मेरी प्राइस बढ़ेगी तो मेरी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, तो मान लीजिए अगर मेरी प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो मेरा डिमांड, ये जो सप्लाई कर्व है वो इधर शिफ्ट होगा, राइट वर्ड, इंक्रीज इन सप्लाई। अगर मुझे सप्लाई बताना है कि मेरा सप्लाई बढ़ा, ठीक है, मेरा पहले सप्लाई इधर था, ठीक है, अब मुझे बताना है कि मैंने मेरा पेन का सप्लाई बढ़ा दिया है, तो मैं इधर शिफ्ट करूंगी, मेरा सप्लाई कर्व इधर से इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, किस तरफ, राइट वर्ड, इसको बोलेंगे राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आए कि अगर हमारा जो सप्लाई कर्व, चेंज इन सप्लाई कर्व होता है तो वो किस साइड शिफ्ट होता है, अगर इंक्रीज होगा तो राइट वर्ड और अगर डिक्रीज होगा तो लेफ्ट वर्ड, क्लियर है, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, इसी के प्राइस के वजह से, मेरे खुद के प्रोडक्ट के प्राइस के वजह से जो भी इस पेन पे इफेक्ट होगा उसको मैं बोलूंगी चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब मेरे इस पेन का प्राइस अगर 10 था तो मेरी सप्लाई बढ़ गई 20 हो गई, जैसे ही प्राइस बढ़ा 20, मेरी 20 से 30 सप्लाई हो गई, प्राइस भी बढ़ा सप्लाई भी बढ़ा, मेरे खुद की प्राइस की वजह से, ना कि कोई अदर प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से, क्लियर है। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब होता है, इट इज ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, खुद की प्राइस के वजह से अगर कोई क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो वो हमारा काउंट होगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर, क्लियर है। नाउ यहाँ पे चेंज इन सप्लाई क्या होता है, चेंज इन सप्लाई मतलब मेरे इस पेन का सप्लाई करना है, मेरे को इस पेन का सप्लाई करना है, अब अगर इस पेन से सस्ता, इस पेन से सस्ता कोई और कंपनी बना के दे रही है तो ऑटोमेटिकली अदर फैक्टर की वजह से मेरे इसका सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, खुद की प्राइस की वजह से कम नहीं हो रहा है, दूसरे फैक्टर की वजह से कम हो रहा है, और जब दूसरे के फैक्टर्स की वजह से कम होगा तो मैं सिर्फ उसको बोलूंगी चेंज इन सप्लाई, ठीक है। तो जब जब इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, मतलब जितने भी हमारा टेक्नोलॉजी, अदर गुड्स की प्राइस है, ठीक है, जो अभी हमने इस स्लाइड्स में पढ़ा था, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स की वजह से अगर इसकी क्वांटिटी में कोई भी चेंज आया तो उसको चेंज इन सप्लाई बोलेंगे, राइट, उसको चेंज इन सप्लाई बोलेंगे। प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा, वो तो पता है, प्राइस अगर बढ़ेगी तो हमारा सप्लाई भी बढ़ेगा, बट इधर क्या बोल रहे हैं, हियर लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट वर्क, अभी एक्सेप्शंस पढ़े थे हमने, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, क्लियर है। अब एक्सटेंशन और एक्सपांशन इन सप्लाई होता है, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद द सेम सप्लाई कर्व, या तो ये यहाँ पे अगर बढ़ाएगा सप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा, डिक्रीज होगा सप्लाई तो इधर पे आ जाएगा, राइट। प्राइस 10 था तो सप्लाई हम 50 कर रहे थे, जैसे ही प्राइस बड़ा 12 हो गया तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई जो हम करेंगे वो भी हमारा बढ़ गया 80, प्राइस भी बढ़ी और सप्लाई भी बढ़ा। यहाँ पे ड्यू टू अदर फैक्टर नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो रही है ना, बहुत सारी फर्म्स आ रही हैं, गोल हमारा चेंज हो रहा है, प्राइस ऑफ इनपुट रिड्यूस हो रहा है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, टैक्स रेट घट रहा है, ठीक है, बूम हो रहा है एक्सपेक्टेशंस में, तो इंक्रीज इन सप्लाई होगा। ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमारी सप्लाई अगर बढ़ रही है, इंक्रीज इन सप्लाई, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कब, अगर सप्लाई बढ़ती है तो राइटवर्ड होता है, डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड, जैसे अभी बताया था, राइट। 10 थी तो 50 हुई, 10 थी तो 70 हुई, ओके।
फोर्थ पॉइंट है, अगर प्राइस हमारी कम हो रही है तो सप्लाई भी कम होगा। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, सिकुड़ना है ना, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब कम होना। डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम सप्लाई कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट इधर, यहाँ पे हमारा सप्लाई कर्व चला जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब हमारी प्राइस किसी भी हमारी प्राइस अगर कम हुई तो हमारी सप्लाई भी हमने कम कर दी, विच मीन्स हमारा सप्लाई कर्व यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड, राइट। प्राइस 10 थी तो हम 50 बेच रहे थे, हमारी प्राइस कम हुई 8 हो गई तो हमने भी अपनी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी कम कर दी, दैट इज 30, ठीक है। नाउ चेंज इन सप्लाई में क्या होगा, चेंज इन सप्लाई में ड्यू टू अदर फैक्टर, नंबर ऑफ फर्म के वजह से या प्रॉफिट के वजह से, प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीजेस, अदर फैक्टर जो भी हमने बात की, सब्स्टिट्यूट गुड के वजह से, सब्सिडी के वजह से, किसी भी तरीके से अगर डिक्रीज हो रही है सप्लाई, ठीक है, अगर सप्लाई में डिक्रीज हो रही है, गिर रही है, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। यू कैन सी हियर 10 50 थी, फिर 10 35। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो। ओके सप्लाई में इतना ही था। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।